नमस्कार, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भीमराव अंबेडकर जी का, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और उसका दूसरा भाग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उनका एक ये विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो कि 1936 ईस्वी के अंदर एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में उन्हें देना था। जाति पाति तोड़क मंडल होने वाला था लाहौर के अंदर 1936 में, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी को एज ए अध्यक्ष के रूप में वहां पर जाना था और अध्यक्षीय भाषण के रूप में यह भाषण उनको देना था। लेकिन आयोजकों ने देखा कि भाई इसका कोई क्रांतिकारी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्थगित कर दिया था। फिर बाद में इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाया था, जो काफी लोकप्रिय हुई थी। और इसी का हिंदी अनुवाद किया था ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव। ललई सिंह जो यादव थे, उन्होंने करा था जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद इस नाम से उन्होंने इसका अनुवाद किया था। और हमारी बुक के अंदर इसी हिंदी अनुवाद के 2 प्रकरण लगे हुए हैं। और 2 प्रकरण कौन से लगे हुए थे? एक का नाम आपने पढ़ चुके हो, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और दूसरा प्रकरण है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अब देखिए, आप लोग ये तो पढ़ चुके हो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, फिर इस दिशा में अपन चलते हैं। इसके अंदर क्या था कि जो लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर श्रम का विभाजन होना जरूरी है। देखिए, आप ये समझिए, कोई भी समाज है वो सभ्य समाज है, यानी हम सब लोग इस समय कैसे व्यक्ति हैं? सभ्य व्यक्ति हैं, क्योंकि अपन जंगलों में तो रहते नहीं है कि पहले जंगलों के अंदर रहते थे, ठीक है ना। किस तरह से जीवन यापन करते थे, वो जंगली जीवन तो जी नहीं रहे। अब जितने भी वर्ल्ड के देश हैं वो सारे के सारे सभ्य हैं, और हर देश के अंदर हर तरह के काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर वो काम करने को लेकर के किसको मापदंड बना दिया है? वो जात बना दिए, कास्ट बना दिए, यानी कास्ट के आधार पर लोगों का काम तय कर दिया है। तो जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर वहां रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके कार्य का विभाजन करना जरूरी होता है। चूंकि भारत के अंदर यह विभाजन जाति के आधार पर हो रहा है, इसलिए जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जाति प्रथा ही क्या है? श्रम विभाजन का एक रूप है, ऐसा जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं। किंतु अंबेडकर जी ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में जो श्रम का विभाजन है वो जाति के आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि व्यक्ति की रुचि और योग्यता के आधार पर हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भारत की जो जाति प्रथा है वो अनेक कारणों से दोषपूर्ण है। यानी जो पहला ये टॉपिक है, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, पहले भी वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। वापस से मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूं शॉर्ट में। एक अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लें, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो वहां पर मैंने आपको बताया थे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कि जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और अंबेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते हैं, इसके पीछे वो क्या तर्क देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भारत की जो जाति प्रथा है उसके आधार पर जो श्रम का विभाजन किया गया है वह दोषपूर्ण विभाजन है और अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि उसके अंदर श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन हो जाता है। और यहीं पर बात नहीं रुकती, बल्कि विभाजित जो विभिन्न वर्ग होते हैं उनमें ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर एक बड़ा भेदभाव जो है वो पैदा होता है। फिर आगे वो ये बताते हैं कि भारत की जो जाति प्रथा है इस मामले में भी दोषपूर्ण है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के जन्म से पूर्व यानी गर्भ धारण के समय से ही यह निर्धारित कर दिया जाता है कि वह पैदा होने के बाद में कौन सा कार्य करेगा, भले ही वह किसी अन्य कार्य में कितना भी पारंगत क्यों ना हो। फिर आगे कहते हैं कि एक और भी कारण है कि अगर मान लीजिए वो उसका जातिगत व्यवसाय है, वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, मान लो उसके अंदर उसको सम्मान नहीं मिल रहा है,
तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जाति प्रथा उसे अपने जातिगत व्यवसाय को बदलने की क्या नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है। अब यह बताइए कि जब व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी अपना जातिगत व्यवसाय नहीं बदल सकता तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करेगा, भूखा मरेगा। उसके सामने भूखा मरने के अलावा और क्या चारा रह सकता है। तो इस तरह से एक प्रश्न बनकर आता है कि भारतीय जो जाति प्रथा है वो अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी और गरीबी और भूखमरी का कारण बनी हुई है। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि भारतीय जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर से जरूर पढ़ लेने, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे इस पहले प्रकरण में। आज का हमारा टॉपिक था दूसरा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं राम राज्य की, इसी तरह अंबेडकर जी ने अपने इस लेख के अंदर, भाषण के अंदर एक कल्पना करी थी कि अगर समाज होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर जी के आदर्श समाज में कौन कौन से तत्व होने अनिवार्य हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो कल्पना का आदर्श समाज है उसमें 3 तत्व महत्वपूर्ण है, और वो 3 तत्व कौन कौन से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। एक है भ्रातृता। भ्रातृता का मतलब होता है बंधुत्व, इसको आप बंधुत्व भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी इसको सीधे शब्दों में कह सकते हैं भाईचारा। क्या कह सकते हैं अपन इसको? भाईचारा। यहां से जुड़ेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हो गया स्वतंत्रता, दूसरा होगा भ्रातृता, और तीसरे नंबर पर आता है समता। तीसरा नंबर कौन सा होता है? समता का मतलब होता है समानता, समानता, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात वो कहता है कि स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं कि जैसे व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का, अपने व्यवसाय से संबंधित औजार रखने का, अपना जीवन यापन करने की उसे पूरी तरह से क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। लेकिन जब व्यक्ति को बात आती है कि उसकी योग्यता या उसकी कुशलता का पूर्णतः उपयोग करने की बात आती है, यानी कि उसे अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़कर किसी अन्य कार्य को करने की जब बात आती है, तो जो लोग इस बात का जो विरोध नहीं करते हैं वो भी क्या करने लग जाते हैं? विरोध करने लग जाते हैं। यानी समाज के अंदर इतनी स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए, अगर समाज में कोई परिवर्तन करना चाहे तो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वह परिवर्तन स्वतः ही हो सके, इतनी स्वतंत्रता समाज के अंदर होनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं यहां पर, इसी से जुड़ी हुई चीज इसको भी समझते हुए चलें कि जैसे भ्रातृता का मतलब होता है कि भाईचारा, कि समाज के अंदर इतना भाईचारा होना चाहिए। जैसे दूध और पानी आपस में मिले हुए होते हैं तो वो दोनों में फर्क नजर नहीं आता, इसी तरह हमारे समाज में जितनी भी कास्ट हैं, यानी जितने भी धर्म हैं, सारे लोग इस तरह से मिक्स होने चाहिए ताकि उनके ऊपरी तौर पर देखने से उनमें किसी तरह का भेदभाव नजर नहीं आए। जैसे अपन बात करते हैं कि अपना भारत देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक जो है, अपन लोकतंत्र की बात करते हैं, ये केवल एक शासन करने की पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहां रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वे एक दूसरे का मान सम्मान करें, और एक दूसरे के जो भी तीज त्योहार होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें आना जाना उनका लगा रहे, और हर किसी का एक तरह से रेस्पेक्ट वहां पर बना रहे। वो ये चाहते हैं कि समाज के अंदर क्या होना जरूरी है? भ्रातृता यानी भाईचारा होना जरूरी होता है, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखना है, एक आदर्श समाज की कल्पना के लिए उन्होंने 3 तत्व बताए। पहले तत्व का मतलब है स्वतंत्रता, दूसरे का मतलब है भ्रातृता, और तीसरे की बात करता है समता। समता का मतलब होता है समानता। समता के बारे में जब वो बात करते हैं तो ये कहते हैं कि व्यक्ति में समता को स्थापित करना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की जो योग्यता है वह 3 आधारों पर जो है विभक्त होती है। 3 आधार कौन कौन से इसमें ध्यान रखना है? एक तो होती है शारीरिक वंश परंपरा। क्या होती है? शारीरिक वंश परंपरा। दूसरे नंबर पर आते हैं यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर है व्यक्ति के स्वयं के प्रयास, व्यक्ति के स्वयं के प्रयास। अब इन तीनों चीजों को समझो, यहां से आपसे पूछा जाएगा। देखो पहली क्वेश्चन तो ये बन गया कि अंबेडकर जी का जो आदर्श समाज है, आदर्श समाज की कल्पना में कितने तत्व बताएं? 3। नंबर 1 स्वतंत्रता, दूसरा कौन सा है? भ्रातृता, तीसरे नंबर पर है समता। फिर तीनों
तत्वों की चर्चा करता हुआ तीसरे नंबर पर आता है समता की, कि जब हम समता स्थापित करने की बात करते हैं तो यह अपने आप में एक विरोध का विषय बन जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो योग्यता है वो तीन आधारों पर बटी हुई है। एक होती है शारीरिक वंश परंपरा। इसका मतलब होता है कि जो हमें जो शरीर मिलता है, हमारा जो रंग रूप मिलता है, हमारे शरीर की जो संरचना मिलती है, वो वंशानुगत होती है, यानी कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं उसी तरह के उनकी संतान होती है। इसमें हम चाहकर के भी पूरी दुनिया में या पूरे भारत देश के लोगों की अगर बात करें तो उनको समान नहीं बनाया जा सकता। और इनमें उन व्यक्तियों की स्वयं का भी क्या दोष है? अगर उनके माँ बापों की संरचना मान लो जैसी है वैसी ही तो बनेंगे, उसमें उस व्यक्ति का दोष क्या हो सकता है? तो कहने का मतलब है इस शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर भी व्यक्ति के अंदर समता को स्थापित नहीं किया जा सकता। दूसरी नंबर आती है सामाजिक प्रतिष्ठा। इसका मतलब है समाज में कुछ लोग पहले से ही बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है, उनका जो सामाजिक स्तर होता है बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा घर बार मिला है, पैसों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, तो एकदम से सब लोगों को के अंदर समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है? सब लोगों की एजुकेशन का स्तर अलग अलग होता है, सब लोगों की स्कूलिंग लाइफ अलग अलग होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी लोगों के अंदर समता स्थापित नहीं की जा सकती। तो तीसरा बिंदु आता है व्यक्ति के स्वयं के प्रयास, यानी कि यहां पर हर व्यक्ति को क्या करने पड़ते हैं? प्रयास करने पड़ते हैं, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या चाहे गरीब का बच्चा हो, हर किसी को क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो जो अंबेडकर जी ये कहते हैं कि प्रथम दो दृष्टि से यद्यपि व्यक्ति में समता स्थापित करना संभव नहीं है, फिर भी लोगों के अंदर एक समता के लिए एक व्यवहार्य सिद्धांत अपना चाहिए। क्या बोलता है वो? लोगों के अंदर एक व्यवहार्य सिद्धांत। इसके लिए वो कहता है कि जैसे एक राजनीतिक नेता होता है, जब एक बड़े जन समूह को वो संबोधित करता है तो वह सभी लोगों के लिए एक जैसी बात बोलता है। वह सब लोगों को एक जैसी बात इसलिए नहीं बोलता है कि सारे लोग एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए बोलता है कि उस समय उसके पास में सबकी अलग अलग से कोई सूचना नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, और उस समय सभी लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा नहीं जा सकता। इसलिए वह जब अपना भाषण देता है तो वह इस तरह की शैली अपनाता है कि सभी के साथ में वो एक जैसा व्यवहार करता है। इसी आधार पर अंबेडकर जी कहते हैं यद्यपि प्रथम दो दृष्टियों में व्यक्ति में समता स्थापित नहीं की जा सकती, किंतु फिर भी लोगों के साथ में व्यवहार करने पर एक व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए, ताकि वहां पर वे लोग आपस में एक जैसा अनुभव कर सके और साथ ही उनके जीवन के विकास के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अलग अलग अवसर दिया, सब लोगों के साथ एक जैसा जो है अवसर दिए जाए, यानी कि जैसे शिक्षा का लेवल एक जैसा मिलना चाहिए, यानी उनके जीवन की प्रगति के लिए एक जैसे प्रयास करने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए वो प्रयास कर सके। तो देखिए हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, एक बार मैं बुक में से रीड करके आप लोगों को समझाता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से लाइन टू लाइन चीजें समझ में आ सके। ठीक है, पहली बात तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि अभी जो न्यू पैटर्न आया है 2024 के लिए परीक्षा का, उसके अंदर आप लोगों की रणनीति कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना करके ये समझाने वाला हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो किस तरह से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, फिर रिक्त स्थान के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अपठित गद्यांश और पद्यांश पहले ऑब्जेक्टिव में आता था, लेकिन अब वो वन लाइनर में आ रहा है, यानी एक एक लाइन वाले एक एक लाइन के उत्तर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, 6-6 नंबर के आते हैं। फिर आपको व्याख्या प्रॉपर सीखनी पड़ेगी, व्याख्या कैसे की जाती है। फिर आपको निबंध के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो व्याकरण को छोड़कर केवल बुक वगैरह पढ़कर चले जाते हैं। बुक केवल आपकी ये ध्यान रखिएगा, जो आरोह बुक है वो 32 नंबर की है और जो वितान बुक है वो 12 नंबर की है, तो 32 और 12 टोटल 44 नंबर होते हैं। अब 44 नंबर का मटेरियल पढ़ कर जाओगे तो आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मालूम होना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, चैप्टर निकाल लीजिए आप लोग सभी अपने बैठकर, ध्यान से सुनना, गौर से सुनते चलो, एक एक लाइन एक एक शब्द मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते
आप में से कुछ लोग निश्चित ही ऊब गए होंगे, यानी कि उससे पहले जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात चल रही थी उसके बारे में चल रही थी। ये अस्वाभाविक भी नहीं है, अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। यानी कि आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंबेडकर जी के जो आदर्श समाज है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। इस तरह से ये 3 तत्व आपको माइंड में रखने हैं कि मेरे जो आदर्श समाज है उसमें 3 तत्व होने अनिवार्य। क्या ये ठीक नहीं है? सबसे पहले वो भ्रातृता के ऊपर चर्चा करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? अब देखो, भाईचारा जो होता है समाज के अंदर, आपसे पूछे जाएंगे कि जो अंबेडकर जी है उन्होंने जिस भ्रातृता तत्व की बात करी है, भाईचारे की बात करी है, क्या उसमें स्त्रियां भी सम्मिलित हैं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समाज की किसी भी परंपरा को निभाने में स्त्री और पुरुष दोनों का समान योगदान होता है। अगर अकेला पुरुष आपके घर के अंदर अपनी इन परंपराओं को निभाने की कोशिश करे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि उसमें घर के या अपने जीवन को चलाने के लिए 2 पहिए होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो उसके अंदर दोनों लोग सम्मिलित हैं, स्त्री और पुरुष। यानी घर के अंदर भी मान लो अपने पापा है, अगर पापा किसी बात को करे और मम्मी से सलाह नहीं ले तो क्या घर के अंदर कुशलता रह सकती है? क्या नहीं रह सकती ना। दोनों में 1 मिनट में क्या हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, खटपट होना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं घर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि भाईचारा निभाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। ये जो भ्रातृता शब्द का प्रयोग किया है इसमें दोनों लोग सम्मिलित हैं। आगे देखिए क्या बात होती है, फिर आगे बोलता है कि भाईचारा यानी भ्रातृता भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक संचारित हो सके। यानी समाज के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो परिवर्तन जो है आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर इस तरह की चीजें हो तो क्लियर आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिर आगे देखिए, ऐसे समाज के बहुविध हितों में, यानी ऐसा जो समाज होगा जिसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे समाज में बहुविध, बहुविधि का मतलब है बहुत से प्रकार के हितों में, यानी बहुत से प्रकार के भला करने में सबकी भाग होना चाहिए, सबका भागीदारी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, अबाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, अबाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कहने का कि जैसे दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही एक वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा रूप नाम है लोकतंत्र। फिर आपको बात आई कि भाई लोकतंत्र केवल शासन करने की पद्धति नहीं है। ठीक है, क्या कहता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन करने की एक पद्धति नहीं है बल्कि लोकतंत्र एक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। इसी प्रकार देखो, ये जो पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है ये किसके बात चल रही है, भ्रातृता की बात चल रही है, भाईचारे की। इसमें केवल इतनी सी बात कह रहे हैं कि समाज के अंदर इतना भाईचारा होना चाहिए कि अगर समाज में कोई परिवर्तन करना चाहे तो वह परिवर्तन आसानी से हो सके। ठीक है, और इसी भ्रातृता का दूसरा नाम है लोकतंत्र। तो कहते हैं लोकतंत्र केवल शासन करने की एक पद्धति नहीं है बल्कि लोकतंत्र का मतलब है कि वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें, तभी वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। फिर इसी प्रकार वे दूसरे नंबर पे बात करता है स्वतंत्रता की। किसकी बात करता है? इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमन आगमन की स्वाधीनता, यानी भाई कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी हम आ सकते हैं। गमन आगमन की स्वतंत्रता, अपने जीवन की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। यानी अपने जाने आने के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए या अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए कोई किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? कोई नहीं करेगा, शायद ही कोई इसका विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार की, जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जाए? यानी कि मनुष्य की शक्ति का सर्वाधिक बेहतर प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी भी क्या होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए।
जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए वो जल्दी से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, जो किसी को नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित होती है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा एक निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना पेशे यानी व्यवसाय अपनाने पड़ते। तो ये देखो यहां पर ये जो बात बोल रहा है आपको समझा देता हूं मैं कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर जी ने दास्ता की क्या परिभाषा दी है। तो आपको बताना है दास्ता यानी कि गुलामी। दास्ता का मतलब क्या होता है? गुलामी। हम किसी कोई हमको दास बना लेता है, गुलाम बना लेता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि दास्ता की क्या परिभाषा दी है। तो भाई दास्ता का अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है। अंबेडकर जी ने क्या आप ये क्या बता रहे हैं कि दास्ता का अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है। दास्ता का अभिप्राय यहां पर है कि जब कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को कोई विशेष कार्य करने के लिए क्या कर दिया जाता है? बाध्य कर दिया जाता है। तो यह भी एक तरह की क्या होती है? दास्ता होती है। जैसे अपने समाज में जाति के आधार पर कुछ लोगों को कोई उनका जो व्यवसाय है वो निश्चित कर दिया है और हर व्यक्ति को अपनी जाति के आधार पर ही क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। वह व्यक्ति चाह करके भी अपनी जातिगत व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को नहीं कर पाता है। ठीक है, ये स्थिति बेटा आज तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना? आज लोग अपने जातिगत व्यवसाय को छोड़कर दूसरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे जातिगत कार्य हैं जिनको लोग कर रहे हैं, विवशतावश कर रहे हैं, क्योंकि वह दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो उन्होंने वही कार्य सीखा है। इस वजह से वो जातिगत व्यवसाय से बंधे हुए हैं। लेकिन आजकल आप ऐसा भी देख सकते हो बहुत से ऐसे जातिगत व्यवसाय है जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि उनमें ना तो मान सम्मान मिलता है और ना ही उनमें उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हो पाता है। तो यहां पर ये दास्ता की जो परिभाषा दी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आइए हम समता पर विचार करें। तीसरी बात करता है समता यानी समानता के ऊपर। समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय बन गया। ये अंडरलाइन कर लेना कि समता शब्द जो है कहां पर विवाद का विषय बना था? फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के अंदर ये समता जो शब्द है यही विवाद का विषय बन गया। और समता के जो आलोचक हैं वो ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं। सभी मनुष्य क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत, ये अंडरलाइन कर लेना, ये बड़ा क्वेश्चन है। यहां से ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है कि जो समता जो है शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। इसे अंबेडकर जी के इस चैप्टर के माध्यम से उदाहरण से समझाइए। इस तरह से बात होगी तो आपको ये समझाना है कि मनुष्य की जो क्षमता है, मनुष्य की जो योग्यता है, वह तीन बातों पर आधारित होती है। तीन बात कौन कौन सी होगी? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्ति के स्वयं के प्रयास। प्रथम दो बातों पर यद्यपि व्यक्ति में समता स्थापित करना संभव नहीं है, किंतु फिर भी उसके साथ में व्यवहार करने के लिए एक व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए। और इसमें वो राजनीतिक वाला जो मैंने उदाहरण दिया कि एक राजनीतिक नेता होता है, वो एक बड़े जन समूह को जब संबोधित करता है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि सब लोग एक जैसे हैं, बल्कि उसके पास सब लोगों की जानकारी नहीं होती है और उस समय उन लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट पाना भी क्या नहीं होता है? संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीन देखो, शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, जिसका मतलब है सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा एक विशिष्टता को प्राप्त करता है। और अंत में आते मनुष्य के अपने प्रयत्न, मनुष्य के क्या होते हैं? स्वयं के प्रयास। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? भाई जब इन आधारों पर मनुष्य समान हो ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ असमान व्यवहार करना क्या उचित है? ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा हुआ है,
तो वह ऊंचे कुल में पैदा होने के बाद वह सम्मान का कितना हकदार बन जाता है? क्या वह वास्तव में वो उस सम्मान के योग्य है क्या? और जो व्यक्ति मान लो निम्न कुल में पैदा हुआ है, छोटी जात में पैदा हुआ है, तो क्या वह अपमानित, उसको अपमानित करना चाहिए? उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है कि हम कहां पैदा होंगे, किस जात में पैदा होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे, इसमें हमारा दोष नहीं है। फिर भी लोगों के द्वारा जो इस तरह का असमान व्यवहार किया जाता है, ये किसी तरह से भी उचित नहीं है। आगे देखो, इसी बात को ये बता रहे हैं कि समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है, अर्थात उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, मान लो कोई व्यक्ति विशेष है, अच्छी ऊंची कास्ट में पैदा हुआ है, अच्छे सामाजिक प्रतिष्ठा वाले घर में पैदा हुआ है, असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। यानी हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना, ये सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है, यानी दो बातें कौन सी? यानी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा, यद्यपि मनुष्य इन प्रथम दो बातों में कैसा है? असमान है, तो क्या इस आधार पर उनके साथ में भिन्न व्यवहार उचित है? नहीं करना चाहिए। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चित रूप से बाजी मार लेंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, पिता की संपत्ति तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्न को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। समझ बैठे ना, कि जो लोग ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, पिता की संपत्ति मिल गई है, उनको अच्छी संपत्ति मिली हुई है, ऐसे लोगों के साथ में उत्तम व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से उनके साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है, जहां हम तीसरे प्रयास यानी प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने बस की बात है, के आधार पर मनुष्यों के साथ में असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधार जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, पर उनके साथ में जो असमान व्यवहार किया जाता है, वो नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। यानी कि अगर हम समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे चाहते हैं कि अधिकतम लाभ मिले सके समाज, तो ये जरूरी है कि आरंभ से ही उनके साथ में समान व्यवहार किया जाए, समान अवसर उनको उपलब्ध कराए जाए, ताकि वे भी समान रूप से अपने आप को डेवलप कर सके। समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। जैसे एक राजनीतिक पुरुष हो, एक बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर उनके साथ वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि जब सब मनुष्यों के साथ में वो समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक का यह व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि वर्गीकरण या श्रेणीकरण संभव नहीं होता, यानी कि उनको उस समय विभिन्न वर्गों में बांट पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, देखो ये भी अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इस प्रकार यद्यपि समता जो है यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति प्रथम दो आधारों पर समान नहीं हो सकता, तो उसके साथ फिर असमान व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये बात अंबेडकर जी इस चैप्टर के माध्यम से कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसके सारांश रूप में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ तो जाति प्रथा के कारण समाज में एक तो आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है, बेरोजगारी और भुखमरी और गरीबी का अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना आदर्श समाज के कौन कौन से तत्व बताएं, मनुष्य की क्षमता जो है कितने चीजों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है,
और फिर दूसरा उन्होंने कि जो समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है फिर भी उसे एक व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में अपनाना चाहिए। ये सब चीजें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को एक पूरा शेड्यूल बना करके डेली रेगुलर क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं तो अब आपकी क्लास डेली आपको वीडियो के माध्यम से क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो जितने भी नए टॉपिक लगे हैं, जो नए अलंकार लगे हैं, वो सब लोग सब चीजें मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंटों के पास भी ये क्लास उपलब्ध हो सके और उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।